वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम साइकिल ऑफ इरोजन देख लेते हैं। काफी आसान सा चैप्टर है। देखिए, आप अपने आसपास जब भी लैंडफॉर्म्स को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे फोर्सेस जो है काम करते रहते हैं और इसीलिए जो भी लैंड मासेस हमें नजर आते हैं कुछ टाइम के बाद वो वैसे नजर नहीं आते। तो साइकिल ऑफ इरोजन को आप कैसे डिफाइन करोगे कि कोई भी ऐसा स्थान जिसके ऊपर अपरदन की प्रक्रियाएं इतना अधिक काम कर देती हैं कि लास्ट में वो बिल्कुल एक समतल मैदान के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो उस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को हम साइकिल ऑफ इरोजन कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ नजर भी आ रहा होगा ना, यहाँ पे वेदरिंग हुई है, इरोजन हुआ, इरोजन के बाद वो सारे मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ और लास्ट में फिर क्या हो गया, सेडिमेंटेशन, बिकॉज वो सारा का सारा मटेरियल कहीं पे जाके डिपॉजिट भी होगा। तो इस पूरे के पूरी प्रोसेस को हम इरोजन साइकिल कहते हैं, जिसमें पहले इरोजन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा मटेरियल का और लास्ट में जाके वो कहीं पे डिपॉजिट भी होगा। और इस पूरी प्रोसेस में बहुत सारे नए नए लैंड फॉर्म्स बनाती हुई जो है रिवर चलेगी, जो हम अभी आगे देखेंगे भी। इस पूरी की पूरी साइकिल ऑफ इरोजन को बताने वाले अग्रणी विद्वान कौन रहे? सबसे पहले बात की थी जेम्स हटन ने। इन्होंने दिया था समरूपता का सिद्धांत, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म, जिन्होंने ये कहा था कि ना तो आदि का कोई लक्षण है ना ही अंत का कोई भविष्य। ये आपकी बुक्स में ये कोटेशन दी भी गई होगी। लेकिन एक्चुअल में अपवर्तन चक्र के बारे में बात की थी डब्ल्यू एम डेविस ने 1899 में। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि ज्योग्राफिकल साइकिल इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एन अपलिफ्टेड लैंड मास, इस चीज को जरूर याद रखिएगा, एक ऊंचा उठा हुआ हिस्सा, यानी कि किसी लैंड मास का पहले ऊंचा उठना आवश्यक है, तभी उसके ऊपर अपरदन की प्रक्रियाएं काम करेंगी। ठीक है, वो अंडरगोज इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें इतना अधिक परिवर्तन आ जाता है कि लास्ट में वो क्या बन जाता है, लो फीचरलेस प्लेन, बिल्कुल लो, यानी कि निम्न एक ऐसा प्रदेश बन जाएगा जिसके अंदर फिर कोई ऐसे फीचर्स आपको नजर नहीं आएंगे। उस मैदानी हिस्से को डेविस ने क्या बोला है, पेनी प्लेन। हिंदी में इसे हमने बोला है समप्राय मैदान। अब डेविस ने तीन बातों का जिक्र किया जिसको ट्रायो ऑफ डेविस भी कहते हैं, डेविस की तिगड़ी भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर, टाइम एंड प्रोसेस। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब कि चट्टान की संरचना कैसी है, एक्चुअल में अपरदन की जो प्रक्रियाएं वो कितना ज्यादा प्रभाव डालेंगी किसी चट्टान के ऊपर, वो उसकी संरचना के ऊपर डिपेंड करेगा। हार्ड रॉक्स हैं या सॉफ्ट रॉक्स हैं, या उसमें कितने फोल्ड हैं, उसमें कितने फोल्ड्स पड़े हुए हैं, डायस्ट्रोफिज्म कितना ज्यादा प्रभावी हुआ है, तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। पहले मैं बात करूंगी प्रोसेस की। ठीक है, नंबर 2 पे प्रोसेस, जिसे हिंदी में प्रक्रम कहा, कि किस प्रकार की प्रक्रियाएं जो हैं काम कर रही हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस होती है, पढ़ी थी ना हमने, भूकंप आ जाता है कहीं पे, ज्वालामुखी आ गया, या ऊपर से जो जैसे कि पवन अपर्दन करती हैं, भूमिगत जल अपर्दन करता, तो किस प्रकार के प्रोसेसेस काम कर रही हैं। ठीक है, उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। और नंबर 3 जो है वो है टाइम, जिसको कि स्टेज भी कहा गया है, कि विभिन्न स्टेजेस से गुजरकर ही अपवर्तन चक्र जो है अपने लास्ट अवस्था में पहुंचेगा। जैसे कि यंग स्टेज में आएगा पहले, फिर मैच्योर स्टेज में आएगा और लास्ट में वो आएगा ओल्ड स्टेज में। जैसे कि एक मनुष्य के जीवन की अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही साइकिल ऑफ इरोजन की भी कुछ स्टेजेस रहेंगी और वो सारी स्टेजेस से तभी गुजरेगा जब उसको प्रॉपर टाइम मिलेगा। इसलिए टाइम या स्टेज आप कुछ भी कह सकते हैं। तो डेविस ने एक्चुअल में जो अपना अपवर्तन चक्र बताया, जो कि आपके सिलेबस में है, उससे पहले उसने कुछ मान्यताएं मानी। हर एक थ्योरी की देखिए कुछ ना कुछ मान्यताएं रहती हैं, अजम्पशंस। कौन कौन सी उसने मानी? उसने ये कहा कि ये जो पूरा का पूरा लैंडफॉर्म्स है, इसमें इंटरेक्शंस रहती हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस की और जो बाहरी एजेंट्स रहते हैं वेदरिंग के। ठीक है, इन सब से मिलकर ही एक अपवर्तन चक्र पूरा होता है। उसके अलावा उसने ये भी कहा था कि जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स जो है, वो जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा। ठीक है, यानी कि जो लैंडफॉर्म है सबसे पहले उसका उत्थान होगा। जब तक लैंडफॉर्म का उत्थान नहीं होगा तब तक जो है उसका अपरदन शुरू नहीं होता। उसके बाद जैसे ही उत्थान होगा उसके ऊपर क्या शुरू हो जाएंगे, स्ट्रीम्स चलनी, नदियां। ठीक है, देर इज a शॉर्ट पीरियड ऑफ रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड मास। लैंड मास का जो उत्थान होगा वो बहुत ही तेज गति से होगा, ये चीजें आपको याद रखनी है। लैंड मास जो अपलिफ्ट होगा वो बहुत रैपिड गति से अपलिफ्ट होगा और इरोजन जब तक शुरू नहीं होगा जब तक अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि अपलिफ्टमेंट और इरोजन साथ साथ नहीं होते कभी। ये उसकी मान्यताएं थी। ये देखिए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ये हिंदी में है और
नेक्स्ट में इंग्लिश में, तो दोनों मीडियम के बच्चे आराम से देख सकते हैं। इस पे मैं आपको बता दूं, देखिए नीचे टाइम दिखा रखा है और ये जो है हाइट है लैंडफॉर्म की। सबसे पहले जो सबसे पहला पॉइंट है, ये उसके उत्थान की सीमा है, ये वाली ना, यहाँ तक उसका उत्थान हो गया। उसके बाद फिर क्या देखिए, उसके बाद ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब लैंडफॉर्म की ऊंचाई घटती जा रही है। घटती क्यों जा रही है? बिकॉज अपरदन शुरू हो गया है। यहाँ तक अपरदन शुरू नहीं हुआ था, इसके बाद अपरदन शुरू हुआ है। तो सबसे पहले युवावस्था में जाएगा, मैच्योर स्टेज में जाएगा तो और अधिक अपरदन होगा, और वृद्धावस्था में आके तो बिल्कुल क्या बन जाएगा लास्ट में, पेनी प्लेन, है ना। और पेनी प्लेन के कुछ ऊंचे उठे हुए हिस्से जिनका किसी कारण से अपरदन नहीं हो पाता, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोडोनॉक्स। ये आपको याद रखना है। मैं तीनों स्टेजेस की बात कर रही हूँ जल्द जल्द से। सबसे पहले यूथ स्टेज है, मैंने बता ही दिया कि रिवर जो है काफी स्टीप ग्रेडियंट में वो फ्लो कर रही है। वो अपने आप को गहरा करती है। इसमें नदी की चौड़ाई ज्यादा नहीं होती, उसकी गहराई ज्यादा होती है। और क्योंकि गहराई में वो अपरदन करेगी तो वो वी शेप वैलीज बनाएगी, गॉर्जेस बनाएगी, कैनियंस बनाएगी। ये आपके आगे जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेसन आएगा उसमें ये सारे आपको डिटेल्स में बताए जाएंगे। ठीक है। बोल्डर्स बहुत बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ लेती हुई चलेगी, इरोजन करेगी, डिपोजिशन इतना नहीं कर पाती। ठीक है। इस प्रकार से रिवर बहती है। ये एक्चुअल में ये यूथ स्टेज है। उसके बाद है मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में जैसे एकदम से वो मैदानी हिस्से में प्रवेश करेगी तो नदी लहराती हुई चलती है। और इस लहराती हुई नदी को हम क्या बोलते हैं, रिवर मिएंडर्स। जो साइड में ये इस प्रकार से लेक्स बनाती है, ये होती है ओक्सबो लेक, गोखुर लेक बोला जाता है इनको। फ्लड प्लेन्स बनाएंगी, फ्लड प्लेन्स के साइड में जो डिपोजिशन करेगी उसे हम नेचुरल लेवीज बोलते हैं। इस प्रकार से एक्चुअल में नजर आती है। और लास्ट जो अवस्था होती होती है ओल्ड स्टेज, बिल्कुल मैदानी हिस्से में आ चुकी होती है, ढाल बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, इसलिए इरोजन नहीं करती, क्या करती है, डिपोजिशन। और उसी डिपोजिशन से लास्ट में क्या बनाती है, डेल्टा। और फिर लास्ट में किसमें मिल जाती है, रिवर का माउथ जो रहता है समुद्र। देखिए इस प्रकार से नदी आपको नजर आती है। ये मोनोडोनॉक्स है कि लास्ट में रिवर जो है वो पेनी प्लेन के कुछ ऊंचे उठे हुए हिस्से मोनोडोनॉक्स होते हैं। ये देखिए ये पेनी प्लेन है, और ये जो ऊंचे उठे हुए हिस्से जिनका किसी कारण से प्रदर्शन नहीं हो पाया वो है मोनोडोनॉक्स। ये नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन मैं दोबारा बता रही हूँ। ये यूथ स्टेज है, ये मैच्योर स्टेज है, और ये ओल्ड स्टेज है। यूथ स्टेज में अपरदन करेगी, वी शेप्ड वैलीज वगैरह बनाएगी, इसमें मिएंडर्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, और इसमें लास्ट में डिपोजिशन होके लास्ट में डेल्टा बनेगा। यहाँ भी अगेन आप देख रहे हैं ना, ये यूथ स्टेज है। जो भी आपको डायग्राम सुटेबल लगे कि मैच्योर स्टेज और ये ओल्ड स्टेज है। अब डेविस के मॉडल के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या, हर एक जो मॉडल या कोई थ्योरी दी जाती है तो उसका क्रिटिसिज्म किया जाता है बाद में, है ना, उसका क्रिटिकल अप्रेजल किया जाता है, जिसमें हम उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताएंगे, कुछ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताएंगे। पॉजिटिव तो यही है कि हाईली सिंपल है, बहुत ही एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का उसने इस्तेमाल किया है। बहुत से फील्ड ऑब्जर्वेशंस करने के बाद ही हटन के कंसेप्ट के बहुत सालों बाद उसने ये ऑब्जर्वेशन दी, और बहुत सारी प्रोडिक्शंस और हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस के ऊपर इसका मॉडल बेस्ड है। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है जिनके ऊपर उसको क्रिटिसाइज किया किसने अधिकतर, एक वैज्ञानिक थे वोल्थर पैंक, जर्मनी के थे वोल्थर पैंक। उन्होंने भी एक इरोजन साइकिल दी थी, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि जो रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इसने अजम्पशन मानी थी उसका कारण क्या है। डेविस ये कहता है कि जब तक अपलिफ्टमेंट पूरी नहीं हो जाती तब तक इरोजन शुरू नहीं होता, उसके पीछे क्या रीजन है। और इतने लंबे टाइम तक स्टेबिलिटी रहना आसान नहीं होता। ठीक है ना। इतने लंबे टाइम तक भी इसने 3 स्टेजेस बता दी, यूथ और फिर उसके बाद मैच्योर, फिर लास्ट में ओल्ड स्टेज। इसमें इतना टाइम लग जाता है कि इतने लंबे टाइम तक ये अपरदन चक्र स्टेबल रहे वो पॉसिबल नहीं है। उसने कहा कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था, किसी इंस्ट्रूमेंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इन चीजों को जो है उसने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये आपका डेविस का साइकिल है। लास्ट में जो लेसन में आ जाता है वो आपका आ जाता है इंटरप्शंस की बात हम कर सकते हैं। इंटरप्शन का मतलब देखिए सिंपल यही है कि हम नॉर्मल जो एक आदर्श अपरदन चक्र किसको मानते हैं कि एक ऐसा अपरदन चक्र जिसमें कोई भी ऊंचा उठा हुआ हिस्सा इन तीनों स्टेजेस से गुजर के लास्ट में एक संप्राय मैदान जिसको पेनी प्लेन बोला उसके अंदर वो बदल जाए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता।
क्योंकि जैसा कि इससे क्रिटिसिज्म में भी बात है कि इतने लंबे टाइम तक स्टेबिलिटी आसान नहीं है, इतने लंबे टाइम तक पृथ्वी शांत नहीं रह पाती, कभी भूसंचलन होते हैं, कभी ज्वालामुखी आ रहे हैं, कभी जो है भूकंप आ रहे हैं। तो इसलिए जो इसकी जो साइकिल ऑफ इरोजन रहती है, इसके अंदर क्या आती रहती है, डिस्टर्बेंसेस आती रहती है, इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो इसीलिए मोस्टली क्या हो जाता है, मोस्टली जो रिवर्स होती है वो क्या हो जाती है, रिजुविनेट। रिजुविनेट का मतलब पुनर्यौवन। इसको परिभाषित कैसे करोगे, टू रिस्टोर अ फॉर्मर स्टेट, कि अपनी किसी पहली अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेना। मान लीजिए यूथ स्टेज से हम आ चुके थे मैच्योर में, और कोई चेंजेस आ गए धरातल में, और दोबारा से मैच्योर से किस में चली गई रिवर, यूथ स्टेज में, यानी कि जिसको क्रॉस करके आ चुकी थी पुनः उसी स्टेज में दोबारा चले जाना, अपनी युवा अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेना, दैट इज रिजुविनेशन ऑफ रिवर, नदी का पुनर्यौवन। ठीक है, क्या क्या रीजन इसके रहते हैं, इसको कई बार हम स्टेज 4 भी बोल देते हैं। स्टेज 3 तो देख ली थी ना, यूथ, मैच्योर और ओल्ड। रिजुविनेशन को कई बार हम स्टेज 4 भी बोलते हैं रिवर का। ठीक है, इसमें मोस्टली क्या रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रिवर बह रही थी ना, अब ये मेंढर किस में बनते हैं, मैच्योर स्टेज में, पढ़े थे ना हमने, जब नदी बल खाती हुई चलती है। अब मान लीजिए ये और ये आपस में मिल गई, जैसे ये मिल गई, यहाँ पे मिलके इसने एक नई चैनल फॉर्म कर ली, और ये नई चैनल दोबारा से कहाँ चली जाएगी, यूथ स्टेज में, यानी कि पुनः वर्धन करना शुरू करेगी, है ना। तो इस प्रकार से रिवर जो है वो अपनी पुनः पहली वाली अवस्था में चली गई। ये 3 प्रकार का रहता है, देखिए, स्टैटिक, डायनामिक और स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो मोस्टली होगा सागर तल में परिवर्तन की वजह से, अगर नदी का जो सागर का तल जो है वो नीचे की तरफ चला गया है। डायनामिक में क्या होगा, लैंड मास ऊपर उठ गया, दोनों में अंतर है ना, इसमें सी लेवल नीचे गया है, इसमें लैंड मास ऊपर उठा है। और स्टैटिक का मतलब जिसको हिंदी में भी हम स्थैतिक ही बोलते हैं, उसमें होगा कि मान लीजिए जो नदी का अवसाद है उसमें परिवर्तन आ गया, या इतनी ज्यादा बरसात आ गई कि नदी के जल में बहुत अधिक जो है वो बढ़ाव आ गया, रेनफॉल इंक्रीजेस, है ना, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसकी वजह से। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, ये देखिए, टेक्टोनिक एक्टिविटी पड़ी थी ना, कि जो भी आपकी कोई आपका कोई स्थल खंड वो एकदम से ऊपर उठ गया, कोई नीचे की तरफ चला गया, सी लेवल में चेंज आ गया, वल्केनिक एक्टिविटी आ गई। रिवर कैप्चर का मतलब अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। रिवर कैप्चर सरिता अपहरण इसे बोला जाता है। रिवर लोड चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज आ गया, ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में, रिवर कैप्चर। देखिए, ये एक चल रही थी रिवर, एक रिवर यहाँ चल रही थी, ठीक है। जो ये छोटी रिवर है, ये क्या कौन सा इरोजन करेगी, हेडवर्ड इरोजन। हेडवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ, वैसे तो इसकी डायरेक्शन ये वाली है ना, चल तो ये इस डायरेक्शन में रही है, लेकिन ये अपने ऊपर की तरफ अपवर्जन करती करती, जो आपके ऊपर की तरफ थी उसका अपहरण इसने कर दिया। कोई नेक्स्ट उसमें देखिए, ये रिवर ऐसे बह रही थी, ये छोटी रिवर थी, छोटी रिवर ने अपने से बड़ी रिवर का अपहरण करके अपनी क्षमता को बढ़ा लिया, और ये एक नई चैनल बन गई, है ना। तो इसकी वजह से फिर ये जो नदी है वो पुनः जीवित हो गई, पुनः यौवन हो गई। अब लास्ट में बस यही देख लीजिए कि जो पुनर्यौवन की वजह से, रिजुविनेशन की वजह से कैसे कैसे फीचर्स बनते हैं। टेरेसेस सबसे फेमस इसमें लैंडफॉर्म्स रहेंगे, ठीक है। मोस्टली ये उन्हीं एरियाज में बनेंगे जहाँ पे जो बाढ़ का मैदान होता है, बाढ़ का मैदान जब ऊपर की तरफ उठ जाए तो उसमें बहुत सारे बेंचेस बन जाएंगे, जैसे यहाँ बन गया, फिर एक बेंच यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ बेंच बन गया, और बीच में रिवर बह रही है, ठीक है। तो ये आपके बाढ़कृत मैदान है। फिर आपके हैं इंसाइज्ड मियंडर्स, हिंदी में इसे अधः कर्तित विसर्ग बोलते हैं, जिसमें एक ही मियंडर के अंदर फिर बहुत सारे मियंडर्स बन जाए ना, ये इस प्रकार से आपको कितना चौड़ा एक मियंडर नजर आ रहा है, इनसाइज्ड मियंडर्स इन्हें बोला जाता है। निक पॉइंट्स एंड वाटरफॉल, वाटरफॉल तो देखिए रिवर की कैपेसिटी बढ़ गई तो एकदम से जहां भी ढाल में परिवर्तन आएगा तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, तो वाटरफॉल्स तो बनेंगे ही बनेंगे। निक पॉइंट क्या होता है, निक पॉइंट होता है आधार तल में परिवर्तन वाला स्थान, जैसे कि यहाँ पे रिवर का ढाल एकदम से नीचे की तरफ आ रहा है, स्टीप फॉल, है ना, जहां पे एकदम से स्टीप फॉल आपको नजर आएगा, उन पॉइंट्स को डिफाइन कैसे करोगे, आधार तल में परिवर्तन वाले स्थान को क्या बोलेंगे हम, निक पॉइंट्स, जहां पे एकदम से ढाल बदल गई है। ढाल तो बदलेगी ना, मैंने बोला कि स्थल खंड ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कोई ना कोई ऐसा स्थान होगा जहां पे आपको ढाल एकदम से चेंज होती हुई नजर आए, तो उस पॉइंट को ही हमने क्या बोला है,
पिक पॉइंट। तो ये आपका लेसन था। बेस्ट ऑफ लक।